हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 9 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डैनियल को मैंग के बेटे से पता चलता है कि साओ और जिनसू की शादी एक नाम की शादी है। उन दोनों की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो डैनियल ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। अगले दिन जिनसू डैनियल के होटल में काम करने के लिए जाता है, क्योंकि डैनियल अपने होटल के डिजाइन को चेंज करवाने के लिए जिनसू को हायर करता है। तो डैनियल जिनसू से फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और उसे बातों ही बातों में साओ को लेकर टीज करता है और उसे टॉन्ट भी मारता है कि वो उसे साओ को छीन लेगा। तो जिनसू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, मेरी वाइफ से दूर रहना। अगर तुमने उसे तंग करने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, समझे। तो डैनियल जिनसू के गिदड़ भपकी से बिल्कुल भी नहीं डरता, उल्टा उसे एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चला जाता है। तो जिनसू को बहुत ही गुस्सा आता है डैनियल पर। आगे साओ रेन और जेनी की शादी की तैयारियां कर रही होती है। तो डैनियल साओ के करीब जाने की कोशिश करता है। तो जिनसू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो डैनियल को साओ के पास से हटाकर खुद ही साओ के सारे काम करने लगता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। तो डैनियल को भी बहुत जलन होती है उन दोनों को एक साथ देखकर और कहता है, अगर इन दोनों की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना प्यार से कैसे बात कर रहे हैं। और इन दोनों को देखकर लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे जिनसू साओ को कहता है, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब तुम मेरे साथ कहीं पर चलना। तो साओ कहती है, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। तो जिनसू कहता है, तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए अभी उसके बारे में मत पूछो, बस मेरे साथ चलना, ठीक है। तो साओ कहती है, ठीक है। आगे वहाँ का स्टाफ साओ को कहता है, हमें एक बार शादी के वेन्यू को चेक कर लेना चाहिए और एक बार हमें इस कारपेट पर भी चल के देख लेना चाहिए कि दूल्हे दुल्हन के लिए ये परफेक्ट बना भी है या नहीं। तो साओ कहती है, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो वो मैनेजर डैनियल को कहता है साओ के साथ एक कपल बनकर उस कारपेट पर चलने के लिए। तो डैनियल ये सुनकर खुश हो जाता है और वो दोनों चलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर जिनसू आ जाता है और कहता है, ये मेरी वाइफ है तो मैं इस कारपेट पर चलूंगा, ना कि तुम। और यहाँ पर दोनों में लड़ाई होने लगती है। तो साओ उन दोनों के बीच में पूरी तरह फंस जाती है, पर वो एक आइडिया लगाती है और कहती है, अगर यहाँ पर एक कपल को ही चलना है तो तुम दोनों क्यों नहीं चल लेते, तुम दोनों बहुत ही अच्छे कपल बनोगे। और साओ उन दोनों के बीच से हट जाती है और वो दोनों एक दूसरे को टसन दिखाते हुए कपल के तौर पर चलते हैं। आगे साओ का काम खत्म हो जाता है तो जिनसू उसे उसकी बहन से मिलाने के लिए लेकर जाता है। तो साओ अपनी बहन को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो लिली कहती है, मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी, लेकिन तुम्हारे पति ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं एक बार तुमसे जरूर मिलूंगी। तुमने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम पास्ट की वजह से अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ो। तुम्हें बहुत ही अच्छा पति मिला है, प्लीज उसके साथ खुश रहने की कोशिश करो। और लिली साओ को माफ करके वहाँ से चली जाती है। तो साओ बहुत ही इमोशनल हो जाती है कि जब उसे पता चलता है कि जिनसू ने उसकी बहन से उसकी माफी के लिए इतना कुछ किया। आगे साओ जिनसू को थैंक्स कहती है और कहती है, तुमने आज मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बड़ी बहन से कभी मिल पाऊंगी और उससे कभी बात कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अपनी बड़ी बहन से मिल पाई। तो जिनसू कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगी। तो साओ कहती है, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। तो जिनसू कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो तुम मुझे एक किस दे दो। तो साओ जैसे ही किस का नाम सुनती है उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं और वो कहती है, यहाँ पर मैं तुम्हें किस कैसे करूँ, यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं। और साओ बहाना बनाने लगती है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों की नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ रोकी अपने मैनेजर को कहता है कि वो वही के पास्ट के बारे में पता लगाए, क्योंकि जिनसू ने उसे कहा था कि उसे किसी से प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मुझे वही के पास्ट के बारे में सब कुछ जानना है कि आखिरकार वही को किससे खतरा है, ठीक है। तो उसका मैनेजर रॉकी को समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसने वही के साथ और पंगे लिए या उसके साथ घुल मिलकर रहने की कोशिश की तो बाद में उसे ही प्रॉब्लम हो सकती है। पर रॉकी अपने स्टेटस की परवाह ना करते हुए सिर्फ वही के बारे में सोचता है। आगे रॉकी वही के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि कॉलेज में किसी लड़के ने वही के साथ बहुत ही बदतमीजी की थी, जिस वजह से वही आज तक उस सदमे को नहीं भूल पाई है। तो रॉकी को ये सब जानकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे साओ उसी मिस्टीरियस लेडी के पास जाती है और उससे पूछती है, मैंने तो आपको मेरा और जिनसू का कनेक्शन कट करने को कहा था ना, तो फिर आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरी और जिनसू की किस्मत आपस में टकराती जा रही है। तो वो मिस्टीरियस लेडी साओ को बताती है, तुमने मुझे अपना रिश्ता तोड़ने को कहा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। जब मैंने तुम दोनों को रिजॉर्ट में एक साथ देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो। जब भगवान तुम दोनों को एक साथ लाना चाहते हैं तो मैं कौन होती हूँ तुम दोनों को अलग करने वाली। तो जिनसू कहता है, साओ तुमने देखा, जब भगवान ही हम दोनों को एक साथ लाना चाहते हैं
तो तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? प्लीज अपने आप को एक मौका दो और मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो। मैं बहुत ही अच्छा पति बनूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। भगवान ने हम दोनों को दूसरा मौका दिया है तो हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। तो साओ जिनसू की बातों को सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो जिनसू के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और फाइनली इन दोनों की भी लव स्टोरी पूरी हो जाती है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इधर वो मिस्टीरियस लेडी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है। वेल, इस मिस्टीरियस लेडी की आखिरकार क्या स्टोरी है वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगले दिन वही होटल में शूट कर रही होती है तो रॉकी भी शूट पर आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर वही पर पड़ती है जहाँ पर एक लड़का वही के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तो रॉकी उसे बचाने के लिए जाता है पर वो लड़का पहले ही वहाँ से भाग जाता है। तो रॉकी को लगता है कि वो लड़की वही है पर वो लड़की वही नहीं रहती बल्कि कोई और रहती है। तो रॉकी सीधा वही के पास जाता है ताकि वो ये देख सके कि वही ठीक है या नहीं। तो वो देखता है कि वही शूट कर रही है। तो रॉकी को ये सब देखकर राहत महसूस होता है। तो वो मैनेजर रॉकी को बताता है कि ये वही लड़का है जिसने वही के साथ बदतमीजी की थी। तो रॉकी कहता है इस मामले को तुम संभालोगे, उस लड़के को यहाँ से इतनी दूर भेज दो कि वो वही के सामने मंडरा भी ना सके और ना ही उसे कभी वो तंग कर सके, समझे। इधर साओ और जिनसू दोनों ही रेन की शादी में आते हैं। तो जेनी साओ को कहती है ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो सका है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करती तो मैं यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाती। तो साओ कहती है तुम्हारी जिंदगी में जो खुशियाँ लिखी है वो तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो रेन कहता है मैं भी चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं दुआ करूंगा कि तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहो और तुम दोनों को जिंदगी की सारी खुशियाँ मिले। और रेन जिनसू को भी कहता है प्लीज साओ का अच्छे से ख्याल रखना, ये बहुत प्यारी है और ना समझ भी है, इसे कोई भी बेवकूफ बनाकर चला जाता है, पर तुम इसका ख्याल रखना और इसका कभी भी साथ मत छोड़ना, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए। तो जिनसू कहता है तुम निश्चिंत हो जाओ, जब मैं किसी का एक बार हाथ थाम लेता हूँ तो मैं जिंदगी भर उसका हाथ नहीं छोड़ता और मैं साओ का हाथ तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, चाहे ये भी क्यों ना छुड़ाना चाहे तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर चारों एक दूसरे को सिर्फ ब्लेसिंग्स ही देते हैं। इधर वो रिपोर्टर पूरी प्लानिंग के साथ आता है साओ, वही और जिनसू की लाइफ में जहर खोलने के लिए, क्योंकि उसके पास पूरे सबूत होते हैं उन तीनों के रिलेशनशिप के, जिससे ये साबित होता है कि जिनसू और साओ की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और वो रिपोर्टर इसी न्यूज का बम फोड़ने के लिए होटल में आता है जहाँ पर रेन और जेनी की शादी होती है और उसी होटल में वही की शूटिंग भी चल रही होती है, जिस वजह से वो रिपोर्टर बहुत ही खुश हो रहा होता है कि एक ही जगह पर वो तीनों हैं और इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता इस न्यूज के बम को फोड़ने के लिए। आगे जिनसू एक बच्चे को वॉशरूम लेकर जाता है तो वो बच्ची जिनसू को भी अपने साथ वॉशरूम जाने को कहती है। तो जिनसू कहता है मैं इस वॉशरूम में नहीं जा सकता, अगर मैं गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, पर वो बच्ची नहीं मानती कि तभी उधर से वही आती है और वो जिनसू को कहती है तुम रहने दो, मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ, और वही उस बच्चे की हेल्प कर देती है। आगे जिनसू वही को कहता है मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन अब भी मैं तुम्हें अपनी एक अच्छी दोस्त मानता हूँ। तुमने पास्ट में हमेशा मेरा ख्याल रखा, मेरी फैमिली की सारी कमी को तुमने पूरा किया था और मैं वो सब नहीं भूल सकता कि पास्ट में हम कैसे थे, और मैं उन दिनों को बहुत मिस करता हूँ और अपनी दोस्त वही को भी। और मैं भगवान से प्रे करूंगा कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा बंदा आए जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारी केयर करे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे और तुम्हें सारी दुनिया से बचा कर रखे। जिस तरह मैंने तुम्हें इतने सालों तक प्रोटेक्ट किया है और तुमने भी मुझे प्रोटेक्ट किया है, उसी तरह तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा आएगा जो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन तुम ये मत समझना कि हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया तो मैं तुमसे दूरी बना कर रखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ोगी मैं हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा मिलूंगा। और जिनसू ये कहकर वहाँ से चला जाता है तो वही को बहुत ही अफसोस होता है कि जिनसू उसके लिए इतना सोचता है, पर वो अपने सेल्फिनेस की वजह से उसके साथ उसने क्या क्या नहीं किया। कि तभी वो वही देखती है कि वो रिपोर्टर अपने सारे गैंग के साथ उन लोगों को एक्सपोज करने की तैयारी कर रहा होता है। तो वो रिपोर्टर अपने बंदे से पूछता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, तुमने उसे संभाल कर रखा है ना। तो वो बंदा कहता है मैंने तो उसे बाथरूम में ही छोड़ दिया, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। तो वही जैसे ये सुनती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर बाथरूम में है तो वो दौड़कर जाती है बाथरूम और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अपने हाथ में ले लेती है। कि तभी वहाँ पर वो रिपोर्टर भी पहुँच जाता है और यहाँ पर इन दोनों में उस पेपर को लेकर लड़ाई होती है। तो वही उस रिपोर्टर से एक सौदा करने की कोशिश करती है, वो उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर वापस कर दे, उसके बदले वो उसे ढेर सारे पैसे देगी। तो वो रिपोर्टर पहले तो वही की बातों में आ जाता है, लेकिन वो रिपोर्टर वही को धोखा देता है और उसे धोखे से उसी वेन्यू पर लेकर जाता है जहाँ पर रेन और जेनी की शादी हो रही होती है।
तो वही ये सब देखकर पूरी तरह घबरा जाती है और उस रिपोर्टर से कहती है प्लीज यहाँ पर कोई भी तमाशा मत करना, उन दोनों की शादी हो रही है, प्लीज उसे ठीक से होने दो। पर वो घटिया रिपोर्टर वही की एक भी नहीं सुनता और कहता है तुम लोगों को पकड़ने के लिए मुझे क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, तुम लोगों की वजह से मुझे बॉस की डांट खानी पड़ी और तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आज तो मेरे पास मौका है तुम लोगों को सबक सिखाने का और ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। इधर रेन और जेनी की शादी हो रही होती है तो साओ और जिनसू भी उन दोनों की शादी में स्पीच देते हैं और उन लोगों की शादी बहुत ही स्मूथली चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर वो रिपोर्टर टपक पड़ता है और सबके सामने ये भंडा फोड़ देता है कि साओ और जिनसू की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इन लोगों ने सबकी आंखों में धोखा देकर इस जिनसू ने अपने और वही का अफेयर छुपाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था और ये रही इस बात की सबूत। तो सारे लोग ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और साओ जिनसू उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखकर। तो जिनसू वही की तरफ देखता और कहता है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर तुमने दिया था? तो बेचारी वही कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि उसने ही तो ये गलती की होती है। आगे सारे लोग ये बात जानकर उन लोगों पर थू थू करने लगते हैं। तो जिनसू भी इस प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटता और कहता है हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और आज ये बात मैं सबके सामने कबूल रहा हूँ, मैं भी झूठ बोल बोल कर थक गया हूँ। मैंने और साओ ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और हम ये बात छुपाते छुपाते थक गए थे और इस झूठ के बोझ के तले दबे जा रहे थे। फाइनली आज ये सबको पता चल गया कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। जब सबको ये सच्चाई पता चल ही गई है तो आज सबके सामने मैं साओ को डाइवोर्स देता हूँ। तो साओ जैसे डाइवोर्स का नाम सुनती है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और बेचारी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। पर जिनसू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है जब तक हम इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को खत्म नहीं करेंगे तो फिर हम दोनों दोबारा शादी कैसे करेंगे। आगे जिनसू सबके सामने साओ को प्रपोज करता है और कहता है हम दोनों की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी लेकिन इसी बीच हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, इसलिए अब हम दोनों एक साथ अपनी लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं। और जिनसू साओ को बड़े ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है तो साओ भी हाँ कर देती है। तो सारे लोग उन लोगों के लिए बहुत खुश होते हैं और तालियां भी बजाते हैं और उस रिपोर्टर का मुंह तो देखने लायक होता है क्योंकि उसने इतनी प्लानिंग की थी पर इस प्लानिंग से भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। आगे जिनसू और साओ रेन और जेनी से माफी मांगने जाते हैं क्योंकि उनकी वजह से उनकी शादी बर्बाद हो गई होती है। तो जेनी और रेन पहले तो उन दोनों पर बहुत गुस्सा करते हैं कि उन दोनों ने उनसे झूठ बोला कि उन दोनों की शादी असली शादी है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो साओ और जिनसू उन दोनों को बताते हैं हमने झूठ जरूर बोला है पर हमने ये झूठ नहीं बोला कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो जेनी कहती है जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और एक साथ लाइफ बिताना चाहते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमारी शादी भी खराब हो गई, वैसे भी हम दोनों अपने हनीमून पर एंजॉय कर लेंगे और तुम दोनों ने हमारे लिए जो भी किया उसके सामने तो ये छोटी सी बात है। आगे जिनसू और साओ घर जाने लगते हैं तो साओ जिनसू को कहती है मैं तुम्हारे साथ पैदल चलना चाहती हूँ हाथों में हाथ डालकर। तो जिनसू ये सब सुनकर खुश हो जाता है और कहता है तुम तो बड़ी रोमांटिक हो रही हो, क्या बात है। तो साओ कहती है ये सब तुम्हारे प्यार का असर है, वैसे वही कहाँ है, तुम्हें वही को कॉल करना चाहिए, वो बहुत परेशान होगी इन सब की वजह से, उसे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत होगी। तो जिनसू कहता है वही को जिसकी जरूरत है वो उसके पास है और तुम वही की चिंता मत करो, मुझसे भी एक प्यारा लड़का उसकी बहुत परवाह करता है, मुझसे भी ज्यादा वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा और उसे सपोर्ट भी करेगा। आगे जिनसू और साओ डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपनी इस नकली शादी को तोड़कर फिर से एक असली शादी करेंगे और वो दोनों डाइवोर्स फाइल करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो सबसे पहले वो दोनों अपने इस रिश्ते को खत्म करते हैं और एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेते हैं और उसके बाद वो उस बंदे को कहते हैं कि हमारी शादी रजिस्टर करवाओ। तो वो बंदा ये सुनकर तो पूरी तरह पगला जाता है क्योंकि वो दोनों पहले तो डाइवोर्स लेते हैं उसके बाद फिर से शादी करना चाहते हैं। तो वो बंदा उन दोनों से ढेर सारे सवाल पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जिनसू को बहुत ही गुस्सा आता है, वो कहता है जैसा हम लोग कह रहे हैं वैसा करो, चुपचाप हमारी शादी करवाओ। तो वो बंदा उन दोनों के शादी की प्रोसेस स्टार्ट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो डॉक्टर टपक पड़ता है और उन दोनों के शादी पर ये ऑब्जेक्शन लगा देता है। जिनसू बहुत ही गुस्सेल और गर्म दिमाग का है और वो अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है और मारता भी है। तो जिनसू का ये सब सुनकर तो और पारा गर्म हो जाता है और वो डॉक्टर पर ही टूट पड़ता है। वो डॉक्टर वही होता है जिसे जिनसू ने अपने शादी की रात पर खूब पीटा था। तो वो डॉक्टर उन दोनों के रिश्ते पर ऑब्जेक्शन लगा देता है और उन दोनों की शादी नहीं होने देता।